नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज हम अपने खास कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी की वो क्या विशेष रणनीति होगी जिसके सहारे बीजेपी जेएमएम को यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को पटकनी देने की सोच रही है। अगर आप झारखंड की राजनीति पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि असम के तेज तर्रार मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड के सह प्रभारी हैं, लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ही नहीं, बल्कि केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी झारखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की पूरी फोकस इस बात पर है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किस तरीके से चुनाव जीता जाए, क्योंकि कहा जाता है कि 28 सीटों पर जिसकी पकड़ मजबूत होती है, झारखंड में उसकी सरकार बननी तय होती है। इसलिए बीजेपी ने एक विशेष रणनीति बनाई है। बीजेपी ने यह रणनीति बनाई है कि इन तमाम रिजर्व सीटों पर बीजेपी अपने आदिवासी चेहरे को मैदान में उतारेगी और ये आदिवासी चेहरे जब लोगों के बीच में जाकर के बताएंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दरअसल आदिवासियों की भलाई के लिए काम नहीं करती, बल्कि अपने परिवार की भलाई के लिए काम करती है, परिवारवादी पार्टी है, किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, और चूंकि ये आदिवासी नेता जो कि बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे, वो जब अपने लोगों के बीच में ये बातें कहेंगे तो उसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने ये रणनीति बना ली है कि सबसे पहला 20 टिकट आदिवासियों को ही दिया जाएगा, उनके नामों की ही घोषणा की जाएगी और बीजेपी के ये तमाम आदिवासी नेता जो कि अपने अपने बेल्ट के बड़े चेहरे हैं, उनको मैदान में उतारा जाएगा। हम इस बारे में चर्चा करेंगे जेएमएम ने क्या काउंटर प्लान तैयार किया है, जेएमएम कैसे इससे निपटेगी, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए पहले शुरू करते हैं चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विनय कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक वत्स, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ने वाले हैं, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर हम अपने डिबेट की शुरुआत विनय जी आपसे करना चाहते हैं। झारखंड जहां 81 सीटें हैं और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी जितनी आक्रामक होती जा रही है, उससे आप क्या समझ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी पिछले बार की गलती को दोहराना नहीं चाहती है? पिछली बार 28 आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 26 सीटें महागठबंधन को चली गई थी। बीजेपी का पूरा फोकस उन सीटों पर है। आपको क्या रणनीति मालूम है, किस तरीके से बीजेपी चुनाव लड़ने की सोच रही है? जहां तक भारतीय जनता पार्टी का और झारखंड का संबंध है, तो झारखंड में ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। इधर की अवधि में 13 में अपने बलबूते पर अपने बलबूते क्या सहयोगी दलों के सहयोग से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री 13 में बने, फिर 14 में वो चुनाव हार गए। फिर जब 19 का चुनाव हुआ तो 19 में हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनी और वो सरकार चल रही है। बीच में कुछ 5 महीने की अवधि के लिए चंपई सोरेन को बनाया गया था। हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था और इस कारण चंपई सोरेन को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन चंपई सोरेन चाहते थे कि मुझे जिम्मेदारी चुनाव तक रहनी चाहिए थी और जिस तरह से उनको हटाया गया वो उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया और अपमानित महसूस करने के कारण वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। क्योंकि आदिवासियों में एक कैरेक्टर है, वो अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करते। अगर उनके दिल पर कोई चोट पहुंचती है तो वो जरूर
अपना निर्णय लेते हैं। और पहले भी इस तरह की चीजों को देखने का मौका मिला। मधु कोड़ा को 2005 में टिकट काट दिया गया था, मधु कोड़ा निर्दलीय जीते। फिर एक रोड के लिए वो जिद करने लगे, हाट गम्हरिया रोड वो सरकार नहीं बना रही थी, और आखिरकार उन्होंने विद्रोह का रास्ता अख्तियार किया और अपने बलबूते मुख्यमंत्री बने थे। देश के इतिहास में इस तरह का उदाहरण नहीं है जब कोई निर्दलीय व्यक्ति जीतता है और वो मुख्यमंत्री बनता है। झारखंड में ये भी प्रयोग चला। अब चूंकि 2019 और 2024 में काफी परिवर्तन हुआ है। 2014 से 19 5 वर्षों तक रघुवर दास की सरकार यहां चली। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास थे, और अब तक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए। अब तक कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं। हाँ, 5 साल से अधिक समय तक सरकार चलाने का अनुभव अर्जुन मुंडा को भी है, लेकिन वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन को भी 5 साल से ज्यादा सरकार चलाने का अनुभव है, लेकिन ये हेमंत सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तो अब जो चुनाव आने वाला है नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कभी भी चुनाव हो सकता है, क्योंकि झारखंड विधानसभा की जो अवधि है वो 5 जनवरी को समाप्त हो रही है। तो 5 जनवरी के पहले झारखंड में नई सरकार बनना है। पहले के उदाहरण को देखते हुए कहा जा सकता है कि नवंबर में चुनाव होगा, नवंबर दिसंबर में नई सरकार झारखंड में बनेगी। इस सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति बनाई। भारतीय जनता पार्टी के 2 सबसे समझदार नेता, चुनावी राजनीति के सफल राजनेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया, और इनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड का उप प्रभारी बनाकर भेजा गया। दोनों राजनीति को काफी समझते हैं, जानते हैं, और जो चुनावी राजनीति की कौशल है वो उसके ये दोनों निपुण खिलाड़ी हैं। अपने अपने राज्यों में इन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। अब एक कठिन चुनौती झारखंड में उनको मिला है, लेकिन धीरे धीरे पहले जो स्थिति यहां बन रही थी उसमें लग रहा था कि हेमंत सोरेन को काफी एज है, लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में टूट हुआ, उसके चंपई सोरेन चले आए भारतीय जनता पार्टी में, और कई नेता भारतीय जनता पार्टी में, संथाल परगना के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। तो अब थोड़ा सा माहौल बदला है, और जो कोल्हान का इलाका है जहां 14 सीटें विधानसभा की हैं, पिछले अगर 2019 के लोक विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो इन 14 सीटों में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब नहीं हुई। 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन का परचम लहरा था, और एक सीट पर निर्दलीय सरजू राय जीते थे, और सरजू राय तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित करने में कामयाब रहे। उस समय भी कहा गया कि टिकटों के बंटवारे में बहुत गड़बड़ी हुई, और उस गड़बड़ी के कारण भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई गलती करना नहीं चाह रही है, हर एक सीट का विश्लेषण कर रही है, हर एक सीट पर शक्तिशाली नेता की तलाश हो रही है, हर सीट पर इवन आदिवासियों में भी आप जानते हैं कि झारखंड में 32 प्रकार के आदिवासी वर्ग हैं, मुंडा है, हो है, उरांव है, 32 प्रकार के आदिवासी होते, पहाड़िया है। तो किस क्षेत्र में किसकी ज्यादा बहुलता है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, और उस तरह से टिकटों का वितरण यहाँ किया जाएगा। तो एक एक सीट को मार्क करके, एक एक सीट पर विश्लेषण करके, एक एक सीट को मार्क किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सच है। और मुझे याद आता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी जब असम में आए थे तो चुनाव के दरमियान ही आए थे। 2015 में असम चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे हिमंता बिस्वा शर्मा, विनय जी। और अगर आप उस तरीके से देखें तो चंपई सोरेन भी विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में आए।
अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि रघुवर दास जो कि नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए, वो 2019 में बुरे तरीके से हारे। अर्जुन मुंडा 2019 में हार गए थे और 2024 में भी लोकसभा चुनाव में हार गए। उसके बाद आप देखिए तो बाबूलाल मरांडी को लाया गया, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लोकसभा का परिणाम सामने है। तो निश्चित तौर पर एक बात तो बहुत साफ तरीके से देखी जा रही है, वो देखी ये जा रही है कि जो 28 सीट आदिवासियों का है उस पर कौन से नेता की पकड़ ज्यादा होगी जो हेमंत सोरेन की काट बन सके। और हेमंत सोरेन की काट के रूप में कई नेताओं को आगे लाया जा रहा है और उसमें अभी नए नेता के तौर पर चंपई सोरेन आए। मैं आपसे प्रियदर्शी रंजन जी यही पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है कि जैसे बीजेपी हरियाणा में गैर जाट, महाराष्ट्र में गैर मराठा, गुजरात में गैर पटेल पे बीजेपी ने दांव लगाया, हरियाणा में बीजेपी का ये प्रयोग सफल भी रहा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया, जो कि हमने देखा रघुवर दास के रूप में। अब चूंकि ये बात बीजेपी के दिमाग में भी क्लियर है कि आदिवासी को साथ किए बगैर हम चल नहीं सकते, और अगर हम 28 सीटों में ज्यादा सीट जीत नहीं पाएंगे तो हम सरकार नहीं बना पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि आखिरकार ये जो 20 चेहरा पहले जो उतारने की बात है, आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि चंपई सोरेन की प्रतिष्ठा से जोड़ करके बीजेपी आदिवासी अस्मिता को जगाने का प्रयास करेगी, और यही प्रयास हेमंत सोरेन भी करेंगे क्योंकि उनको जेल भेजा गया है। इसमें क्या बीजेपी पर ज्यादा भरोसा वहां की जनता करेगी क्या? देखिए, झारखंड बहुत ही दिलचस्प है आदिवासियों के मामले में, आदिवासी राजनीति के मामले में। क्योंकि पूरे देश की आदिवासी राजनीति को आप जब समझेंगे तो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में कमोबेश आदिवासियों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप ट्रैक उठा करके देख लीजिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में सीटें कम आई हों, लेकिन आदिवासी वोटरों ने उन्हें 5% अधिक वोट किया 2019 के मुकाबले में। आज जितने भी राज्य हैं जो आदिवासी बहुल राज्य आप कह सकते हैं, जहां आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह की स्थिति है आदिवासियों को लेकर के। आदिवासियों पर बड़ा दाव भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। आज हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी की वजह से शीर्ष पर हैं, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि आदिवासियों ने भी रिस्पॉन्स किया है भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति है, और नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है, प्रबल राजनीति है उनकी। उसी तरीके से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, इसी वर्ष लोकसभा चुनाव के दौरान 50% से अधिक, करीब 55% के करीब वोट आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। आदिवासी बहुल एक और राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर 49 पॉइंट समथिंग यानी 50% के करीब आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। आप पाएंगे कि राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं, आदिवासी बहुल लोकसभा की सीटें हैं, वहां पर भी 49%, 40% के करीब भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों ने वोट किया। गुजरात के भी आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट प्राप्त हुआ। लेकिन इस उत्साह के बीच भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड में आती है तो यहां पर क्या पता क्या मालूम क्या हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ उस परिप्रेक्ष्य में नीचे चला जाता है। आप 2024 इसी वर्ष का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, पूरे देश में आदिवासी सीटों पर ये 50% के करीब वोट पा रहे थे आदिवासियों का, और झारखंड में आते आते वो आंकड़ा 40% से नीचे चला गया, 37 पॉइंट समथिंग रह गया। तो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आदिवासियों के लिए उत्साह का विषय है, लेकिन झारखंड में उससे चूक हो रही है। और इसी रणनीति में हेमंता बिश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तमाम लोग जुटे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरीके से झारखंड में आदिवासियों के बीच लोकप्रिय किया जाए, और इसके लिए नेताओं को आयात भी किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी में समाहित किया गया।
गीता नहीं, कोड़ा पर को भी पर भारतीय जनता पर पार्टी में लाया गया, नहीं, सीता सोरेन। वो बात आप जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आलोक वत्स जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जिन चेहरों को सीएम बनाया गया, उनके नाम की चर्चा कहीं नहीं थी। सवाल यह उठता है कि चंपई सोरेन को आप लेकर के आए हैं, और उससे पहले आप बाबूलाल मरांडी को लेकर के आए थे, जबकि बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और झारखंड में बीजेपी के नेता थे, नामचीन नेता थे, करिया मुंडा और बाबूलाल मरांडी। पर लोकसभा चुनाव का परिणाम आपके मन माफिक नहीं हुआ, तो बाबूलाल मरांडी पे उतना भरोसा आप कर नहीं पाए। अब आपको लग रहा है कि चंपई सोरेन को भी लेके आ गए हैं, तो चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो सब आगे आएंगे, आदिवासियों के बीच में जाएंगे और बीजेपी की जीत कराएंगे। तो क्या आपको लगता है कि चंपई सोरेन कोल्हान में, संथाल परगना में उतने इफेक्टिव होंगे, लोबिन हेम्ब्रम उतने इफेक्टिव होंगे, चंपई सोरेन के बेटे उतने इफेक्टिव होंगे, बाबूलाल मरांडी आपको चुनाव जितवा पाएंगे? क्योंकि उनकी ताकत पर अब आपको उतना भरोसा रह नहीं गया है, वो अब उतनी मजबूत पकड़ जनता पर रख नहीं पा रहे हैं जैसा शुरुआत में देखा गया था। तो क्या इस रणनीति के तहत आपको लग रहा है कि आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जनता जो है वो बीजेपी पर ज्यादा विश्वास करेगी, और आप जो कहेंगे हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है, प्रदेश को लूटा है, जनता हेमंत सोरेन पर भरोसा नहीं करेगी और आप पर भरोसा करेगी? देखिए पंकज जी, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी के साथ बहुतायत में आदिवासी समाज है, और ये उसने चुनाव में प्रदर्शित भी किया है। जिस तरीके से वहां पर हम सीटें जीते हैं, चाहे गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो। लेकिन सही कहा प्रियदर्शी जी ने कि झारखंड में आते आते ये बात उस तरीके से लागू नहीं होती है, जबकि हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो समान रूप से सब प्रदेश में लागू है, और उसका लाभ समान रूप से हर जगह सारे वर्ग को मिल रहा है, इंक्लूडिंग आदिवासी। शिबू सोरेन जेएमएम के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, और अब उसकी कमान उन्होंने अपने बेटे के हाथ में सौंप दी है, और उन्होंने पिछले चुनाव में इसका भरपूर फायदा उठाया और सरकार बना के अभी सरकार में है। लेकिन जिस तरीके से सरकार में बार बार घोटालों की बू आती है, पैसे रिकवर होते हैं, उससे जरूर जनता को सोचने पर मजबूर किया होगा। और चंपई सोरेन को जिस तरीके से अपमानित किया गया और 40 साल का उनका बेदाग निष्कलंक राजनीतिक परिवेश में रहा है, अगर पूरे प्रदेश में नहीं तो कम से कम कोल्हान के क्षेत्र में, जहां 14 सीटें आदिवासियों के हिस्से से आदिवासियों के मदद से जीती जाती है, वहां पर तो उनका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। और हमारे दो कद्दावर नेता जिन्होंने अपने अपने राज्यों में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा हुआ है, माननीय श्री शिवराज जी चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा जी, मुझे लगता है ये भी जिस सूक्ष्म दृष्टि से, मार्क माय वर्ड, सूक्ष्म दृष्टि से सारे विधानसभा का मूल्यांकन करके कैंडिडेट तय करने की बात कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि अब हम लड़ाई में पूरी तरीके से हेमंत सोरेन के साथ भिड़ने को तैयार हैं। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा
हमारा ये ग्राफ ऊपर ही चलता चला जाएगा। उसके कारण है चलिए हमारे हमने साथ जन हमारे कल्याण साथ के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता विजय कौशिक भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। मेरे पास जानकारी है हेमंत सोरेन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिल चुके हैं, सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। हेमंत सोरेन कम से कम 50 सीट पर लड़ेंगे, 22 से 25 सीटें आपको दी जाएंगी, 3 सीटें मैक्सिमम आरजेडी को मिलने वाली है और कुछ वाम दल को मिलने जा रहा है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपकी पार्टी के तरफ से या आपके गठबंधन के तरफ से चंपई सोरेन को हटाना एक बड़ी भूल थी क्या? यह लग रहा आपको कि चंपई सोरेन को हटा दिया आपने, वो बीजेपी के साथ चले गए, दलितों की, माफ करिएगा, आदिवासियों की सिंपैथी चंपई सोरेन बटोरने में कामयाब हो सकते हैं और वो बीजेपी की जीत की बड़ी वजह बन सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ना कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और ना ही हटाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हमारा सहयोगी दल है, शिबू सोरेन जी के सुपुत्र का, अपना हेमंत सोरेन का ये पर्सनल डिसीजन था उनकी पार्टी का। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने एक अपनी पार्टी के आम कार्यकर्ता को, जिसने जनता के बीच में संघर्ष करके अपनी एक जगह समाज में और प्रदेश में बनाई थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। और इससे बीजेपी का चरित्र जरूर पता चलता है कि वह दूसरी पार्टियों से लोगों को डराकर या लालच देकर बीजेपी में जो लाने का काम कर रही है, वो एक दिन भाजपा को ही भारी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे हेमंत सोरेन को कोई नुकसान होगा, उनकी पार्टी को कोई नुकसान होगा या गठबंधन को कोई नुकसान होगा। चलिए विनय जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, दरअसल ये बात बार बार सामने आती है कि अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, मतलब उनकी पकड़ कमजोर हो रही है। अर्जुन मुंडा 2019 के विधानसभा चुनाव में भी हार गए थे और 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए। ये रघुवर दास भी चुनाव हार गए और इसीलिए 2024 से पहले बाबूलाल मरांडी को लाया गया और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस बीजेपी दिखाई, उससे बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं है, बिल्कुल झारखंड में कम हुआ है। और अब चंपई सोरेन को लाकर के बीजेपी सोच रही है कि आदिवासियों में मजबूत पकड़ बना पाएगी और विधानसभा चुनाव जीत पाएगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि 2 मुद्दे अभी फिलहाल सबसे ज्यादा वहां पर कारगर दिखाई पड़ते हैं। एक तो हेमंत सोरेन का जेल जाना। लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जेल भेज करके गलती की, क्योंकि आदिवासी इससे नाराज हो गए, उनको आदिवासियों की सिंपैथी मिल गई है। दूसरी बात यह कही जाती है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके डिसलॉज करना, हटा देना, हेमंत सोरेन या महागठबंधन के लिए ठीक फैसला नहीं था, क्योंकि इससे चंपई सोरेन झारखंड के बड़े नेता बन गए। अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर चंपई बड़े नेता बन गए तो फायदा बीजेपी को होगा, और अगर हेमंत सोरेन जेल गए और इसका सिंपैथी आदिवासियों में उनको ज्यादा मिला है तो हेमंत सोरेन ज्यादा वोट बटोर लेंगे, जेएमएम को फायदा होगा। आखिरकार किसको ज्यादा फायदा होता दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी ने जेएमएम के ही एक बड़े नेता को अपने साथ मिला करके और एक मैसेज देने का काम किया है कि जेएमएम जो है शिबू सोरेन का परिवार, वो अपने परिवार बाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, वो आदिवासियों की भलाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में शामिल है। देखिए, आपको थोड़ा इतिहास पे भी एक बार देखना होगा, तभी आप वर्तमान की परिस्थिति मैं आपके पास आ रहा हूं विजय जी। मैं ये सवाल विनय कुमार जी से पूछा था, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। देखिए, जहां तक झारखंड का सवाल है तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री बना और चुनाव नहीं हारा। चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, या चाहे वो रघुवर दास, जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं वो चुनाव यहाँ हारे। तो ये कहना कि केवल अर्जुन मुंडा हारे, ये
इवन शिबू सोरेन तो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए, क्योंकि जब शिबू सोरेन बने थे मुख्यमंत्री तो उस समय वो संसद के सदस्य थे और 6 महीना के अंदर विधानसभा का उनको मेंबर बनना था, और मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव हार गए, उपचुनाव हार गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवा दी। हर कोई मुख्यमंत्री रहने वाला व्यक्ति, जहां तक अर्जुन मुंडा का सवाल है तो अर्जुन मुंडा 2014 में विधानसभा का चुनाव हारे और 2024 का लोकसभा का, 2019 में वो चुनाव नहीं हारे, 2019 में वो खूंटी से सांसद बने और केंद्र में मंत्री बने। अब चलिए आगे की जो भारतीय जनता पार्टी का आगे का काम है, भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, इनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, चंपई सोरेन अब आए हैं, चंपई सोरेन हैं और शिवशंकर उरांव हैं, जो भी समीर उरांव हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रहे। तो इन लोगों को चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि मजबूत चेहरा, जब आदिवासी का मजबूत चेहरा चुनाव लड़ेगा तो वो रिजल्ट बेहतर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो कंसंट्रेट कर रहा है कोल्हान और संथाल पन्ना, क्योंकि झारखंड को अगर आप समझिएगा तो झारखंड को 5 भागों में बांट कर देखिएगा, 5 तरह का कैरेक्टर झारखंड में आपको मिलेगा। एक कोल्हान का अलग चरित्र है, पलामू का अलग चरित्र है, धनबाद का अलग चरित्र है, संथाल का अलग चरित्र है और रांची और हटिया ये सब इलाके का अलग चरित्र। तो पिछला लोकसभा को अगर आप आधार मानिएगा तो पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसके आधार पर 53-54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां और आजसू को बढ़त मिली। भारतीय जनता पार्टी और आजसू उन सीटों पर अपनी बढ़त को कायम रखना चाह रही। पिछला जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें आजसू अलग लड़ने का काम किया था, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अलग, उस समय लोक जनशक्ति पार्टी ही था तो वो अलग लड़ने का काम किया। जबकि 2014 का जो लोक विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें गठबंधन को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था, उसमें आजसू, भारतीय जनता पार्टी और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी तीनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और तब भारतीय जनता पार्टी आजसू लोजपा गठबंधन को सफलता मिली और रघुवर दास 5 साल तक मुख्यमंत्री। आदिवासी राज्य होने के बाद भी आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ केवल 27% आदिवासी हैं, 73% गैर आदिवासी जातियां हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। चुनाव विश्लेषण जब आप करेंगे केवल आदिवासी सीट से नहीं होगा। ठीक है, पिछली बार 28 में से 2, लेकिन पिछली बार कई सीटों पर गलत कैंडिडेट देने के कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और करीब करीब 5-7 ऐसी सीटें थी जहां अगर सही कैंडिडेट होता, सही चयन होता तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती। इसके अलावा आजसू से जो नाता टूटा तो आजसू का वोट बटा, उसका भी लाभ जेएमएम को और कांग्रेस को मिला। आने वाले चुनाव में ये बात दिखाई पड़ रहा है कि जेएमएम की तो स्थिति अच्छी हो सकती है लेकिन कांग्रेस की सीटें घटेंगी झारखंड में। तो कांग्रेस की सीटें अगर घटती हैं तो निश्चित तौर पर फिर तो महागठबंधन को नुकसान होगा। आपने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताई विनय जी, वो ये था कि बीजेपी 54 सीटों पे जीत रही है अगर लोकसभा के हिसाब से हम देखें तो, और लोकसभा के हिसाब से हम देखते हैं तो ये बात सच है कि 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, अगर बीजेपी 54 पे जीत जाती है तो वो तो सरकार बना लेगी। 2014 में 47 सीट पर। एक बात पंकज जी और बता दें जी, इसके पहले झारखंड में 82 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की, एक सदस्य मनोनीत होते थे, तो मनोनयन का जो अंतिम विधायक है देश भर में वो अभी झारखंड विधानसभा में मौजूद है। आगे से जो चुनाव होगा उसके बाद कोई मनोनयन नहीं होगा। ये अंतिम गुलस्टिन साहब अभी विधायक है
और जो मनोनीत विधायक होते हैं, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को भी बताना चाहते हैं कि जो मनोनीत विधायक है वो भी कॉन्फिडेंस वोट में वोटिंग करते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट में भी वोटिंग करते हैं। यानी विश्वास प्रस्ताव में भी वोटिंग का राइट होता था और अविश्वास प्रस्ताव में भी वोटिंग राइट होता था। लोग समझते थे कि मनोनीत को यह अधिकार नहीं है, लेकिन कानून में उनको यह अधिकार है, इसलिए मनोनयन का भी बड़ा महत्व था। लेकिन केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, अब कोई मनोनीत देश में कोई विधायक नहीं होगा। लोकसभा में भी ये व्यवस्था खत्म कर दी गई और विधानसभा में भी। तो आगे से जो 2024 का जो चुनाव होगा उसके बाद कोई मनोनयन नहीं होगा और ये झारखंड विधानसभा अब 81 की विधानसभा हो जाएगी। ठीक है, चलिए फाइन। मैं प्रियदर्शी रंजन जी, मैं आ रहा हूं, आलोक बस जी और शर्मा जी भी हमारे साथ, सॉरी विजय कौशिक जी भी हैं। मैं प्रियदर्शी रंजन जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो 44% वोट मिला था बीजेपी को और कांग्रेस को 19, जेएमएम को 14, तो 19-10, 29-4, 33। लोकसभा में तो बीजेपी को क्लियर कट बढ़त दिख रहा है, फिर ये विधानसभा को लेकर के बीजेपी डरी हुई क्यों है? और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन ने एक योजना लागू कर दी, मैया योजना, उसमें पहले 21 से 50 साल के महिलाओं को राशि बांटने की बात थी, अब उसको 18 कर दिया गया। मतलब वोटिंग राइट जब से महिलाओं को मिल रहा है, उनको मैया योजना का लाभ भी मिलेगा। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि आधी आबादी को टारगेट करके हेमंत सोरेन जिस तरीके से अलग अलग प्रमंडल में घूम रहे हैं, वो बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि पहले इनको चाईबासा जाना था, लेकिन इन्होंने शुरुआत ही की कोल्हान से। मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी जहां ज्यादा नजर गड़ा रही है, ज्यादा सीटें जीतने की सोच रही है, हेमंत सोरेन वहां पहुंच करके बीजेपी का खेल खराब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी जितनी तीव्रता के साथ चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, उतनी ही तीव्रता के साथ हेमंत सोरेन झारखंड में अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन को भी मालूम है कि चुनौतियां जो पिछले बिहार विधानसभा में थी उससे इतर इस बार होंगी और ज्यादा ताकतवर होकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार उन पर हमलावर रहेगी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या उन सीटों पर आदिवासी कैंडिडेट उतारने का मुद्दा हो। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो आपने कहा कि मैया योजना की बात की, देखिए आप जब आदिवासियों का लिंगानुपात देखेंगे तो उसमें महिलाओं का लिंगानुपात अधिक है पुरुषों के तुलना में कई क्षेत्रों में झारखंड में। तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन उस पर भी एक लिंगानुपात का भी दृष्टिकोण उनके मामले में, उनके नजर में होगा और उस तरीके से भी वे सोच करके चल रहे होंगे। दूसरी बात जो समझ में मेरी आ रही है, जिस तरीके से विनय सर ने कहा, देखिए 73% और लोग हैं, 28%, 26% ही तो उनकी आबादी है आदिवासियों की, या 27%। लेकिन जो बचे हुए 73% हैं उनमें भी तो हेमंत सोरेन की भी पार्टी की पैठ है, राष्ट्रीय जनता दल की भी पैठ है। पिछली बार सीपीआईएमएल 14 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसका भी पैठ है। तो दोनों के लिए ना दरवाजे बराबर खुले हुए हैं। ये बराबर का लड़ाई है, 2024 में बराबर की लड़ाई होगी भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच, जेएमएम गठबंधन के बीच में। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक और चुनौती है, अपने सहयोगी दलों को इकट्ठा करना। पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक बड़ा वजह था कि वह अपने सहयोगियों को साध नहीं पाई थी और जेएमएम अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही थी। अगर आजसू इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, आजसू से तालमेल हो चुका है, अंदर की बात मैं आपको बता दूं। महागठबंधन में भी तालमेल हो चुका है, बात लगभग फाइनल हो चुकी है और जहां तक सवाल है एनडीए का तो वहां भी बात फाइनल हो चुकी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आलोक बस जी हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रियदर्शी जी, आप बोल लीजिए। जनता दल यूनाइटेड का भी एक कोण होगा और लोक जनशक्ति पार्टी आर का भी एक कोण होगा। नहीं, जिस तरीके से ये दोनों दल एलजेपी आर को अकोमोडेट करें या ना करें, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को करेंगे। सरयू राय उनके नेता हैं, वो जरूर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे, भले ही जनता दल यूनाइटेड के टिकट पे चुनाव लड़े। तो ये अब आप लगभग तय मान लीजिए कि
एनडीए के बीच सीट का तालमेल हो चुका है और वही हालत महागठबंधन का भी है। महागठबंधन में भी हेमंत सोरेन राहुल गांधी से मिल चुके हैं, सीटों का तालमेल हो चुका है और बात अब वही निकल रही है आलोक बस जी कि क्या इस बार आप चुनाव में जाएंगे तो चंपई सोरेन के नेतृत्व में जाएंगे या बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जाएंगे? किसके नेतृत्व में जाएंगे या बिना किसी नेतृत्व के चुनाव में जाएंगे? नेतृत्व में जाएंगे, लेकिन नेतृत्व हो गया नरेंद्र मोदी जी का और नीचे के सारे प्लेयर समान रूप से भागीदारी करेंगे। ये लोग सब आदिवासी के कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इन सबका सहयोग इनके इलाके में लिया जाएगा। खासकर चंपई सोरेन जी जब आए हैं तो कोल्हान में जो 14 सीटें हैं उसको वो प्रभावित करके वहां भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। और दूसरा जो मेन प्लैंक होगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रहार करेगी वो है कि वहां पर जिस तरीके का माहौल पैदा किया घुसखोरी का, पैसे के लेन देन का, और जिस तरीके से इनके सहयोगी लोग पकड़े गए, बहुत बड़े बड़े कैश रिसीव ये कॉन्फिस्केट किए गए समय समय पर, तो ये भी एक बड़ा प्लैंक होगा हमारे चुनाव प्रचार में। और जैसा मैंने कहा कि जो दो हमारे नेता झारखंड का चुनाव प्रभारी बना के लाए गए हैं उनका अपने अपने इलाकों में बहुत जानदार और शानदार प्रदर्शन रहा है और जिस सूक्ष्मता से वो एक एक सीट की मूल्यांकन करके कैंडिडेट तय करेंगे, तो मुझे लगता है इस सबका अंतोगत्वा लाभ हमें प्राप्त होगा और हम वहां पर इस बार मजबूती, और जितने भी हमारे सहयोगी हैं, आंसू हो या लोक जनशक्ति हो या जेडीयू हो, उम्मीद है कि हम सबको साथ लेकर एक ही प्लैंक से चुनाव लड़ेंगे और सरकार, एक मजबूत सरकार वहां इस बार। चलिए मैं आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी। विजय कौशिक जी, साफ दिख रहा है भ्रष्टाचार और जो कहा जा रहा है संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। मुसलमानों की आबादी जो बढ़ रही है वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है और हेमंत सोरेन की सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, इसकी तुष्टीकरण कर रही है। क्या आप देख पा रहे हैं कि ये दो मुद्दे आपके खिलाफ बीजेपी इस्तेमाल करेगी? क्या इन दो मुद्दों का सामना आप विधानसभा के चुनाव में कर पाएंगे? क्योंकि ये बात तो सच है कि ईडी के द्वारा जो कई नेताओं के पास से पैसे निकले हैं, ये बात सच है कि हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गए हैं, अवैध भूमि सौदों में ईडी द्वारा जांच चल रहा है। इससे आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की वजह से हेमंत सोरेन की सरकार पर अच्छा खासा असर पड़ा है? और जहां तक सवाल है झारखंड जैसे राज्य का, तो यहां भूमि स्वामित्व और संसाधन प्रबंधन संवेदनशील मुद्दे हैं, खासकर आदिवासी समुदायों के लिए। इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार लोगों के विश्वास को चोट पहुंचाता है। आदिवासी अधिकारों और समान विकास की वकालत करने वाली जेएमएम पार्टी के लिए ये घोटाले उसके मूलभूत सिद्धांतों के साथ विश्वासघात का परिचायक है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और इसलिए आप मान रहे हैं कि इस बार आपको नुकसान होगा? देखिए, हमें कोई नुकसान किसी बात से नहीं है, क्योंकि हम ना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ना हमारे गठबंधन सहयोगियों के ऊपर इस तरह के आरोप हैं। जो झूठे आरोप हैं ये केवल भाजपा द्वारा लगाए गए हैं, जिसका जवाब जनता देगी। क्योंकि जितने भी झूठे मुकदमे देश भर में नेताओं के ऊपर बीजेपी ने विरोधियों के ऊपर दर्ज कराए हैं, उसमें कितने विरोधियों को ये लोग सजा दिलवा पाए हैं, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। खुद कई मामलों में साबित हुआ है कि बीजेपी ने हर जगह सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया है
अब चंपई सोरेन को बीजेपी में लेकर आना बीजेपी के चाल जरूर है, लेकिन जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? उदाहरण के तौर पर आप जीतन राम मांझी को देख लीजिए, बिहार के अंदर उनका क्या हासिल हुआ भाई। आखिर अगर हेमंत सोरेन ने, उनकी पार्टी ने चंपई सोरेन जी को मान दिया, सम्मान दिया, और बाद में उनकी जगह फिर से हेमंत सोरेन बन गए मुख्यमंत्री, तो इसमें उन्होंने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा अपमान कर दिया? तो ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है झारखंड के अंदर। और ये अगर बात करते हैं कि भी भ्रष्टाचार, तो भाई भ्रष्टाचार के सबूत रखिए। आप कहते हैं कि हमने मुस्लिमों की आबादी बढ़ा दी वहां पर, तो भाई बॉर्डर को पार करके ही तो आया होगा, कोई मुसलमान आया होगा घुसने दिया? तो बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में? मोदी जी के हाथ में? नहीं नहीं, बस इतने हेमंत सोरेन आप के पे हाथ में, आप हमारे पे हाथ में? कौशिक साहब, आप पे यही आरोप नहीं है? मुझे लगता है विनय कुमार झारखंड की राजनीति से बखूबी अवगत हैं। विनय जी, आप ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि सरकारी भूमि पर चर्च, कब्रिस्तान और अन्य धार्मिक संरचनाओं के अवैध निर्माण की रिपोर्ट ने आदिवासी क्षेत्रों में तनाव बढ़ा दिया है? हजारीबाग और सिमडेगा जैसे जिलों में अवैध निर्माण की खबरें आम हैं। सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक कब्रिस्तान बनाने के लिए पवित्र स्थल जाहिर थान की भूमि को जब्त करने का प्रयास शामिल है। क्या इस तरह के जो आरोप बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आदिवासियों में इस बात को लेकर के गुस्सा है और बीजेपी इस बार जबरदस्त इन मुद्दों को उठाएगी जो कि जेएमएम के खिलाफ जाएगा? देखिए, एक बात क्या है कि डेमोग्राफी चेंज का भी एक बड़ा मुद्दा है झारखंड में, खास करके संथाल परगना में बांग्लादेशी जो घुसपैठी का मामला है वो पूरा डेमोग्राफी को बदल रहा है। वहाँ जो बाहर से आ रहे हैं वो आदिवासियों के साथ शादी विवाह कर रहे हैं, अपना घर बसा रहे हैं, तो ये मुद्दा भी इन क्षेत्रों में इस बार है और हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है। और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट भी सख्त है। अगर आप देखिएगा तो इन इलाकों में, संथाल के इनके इलाकों में आदिवासियों की संख्या घटी है वैसे, और ये बड़ा चिंता का विषय है कि झारखंड में आदिवासी की आबादी घट रही है और इसके लिए सभी आदिवासी नेता को एकजुट होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए और क्यों घट रही है इस पर राजनीति से ऊपर होकर विचार विमर्श करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, खास करके संथाल परगना के चुनाव में, ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण होगा। और नहीं जी, जो चर्च वगैरह का जो मुद्दा है, धर्मांतरण का मुद्दा तो पहले से ही रहा है। इसके अलावा जो जमीन पर चर्च वगैरह का निर्माण का मुद्दा पहले से रहा है, लेकिन कई मुद्दे हैं। सरना धर्म कोड का एक मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में। लेकिन जो हेमंत सोरेन एक मैया योजना उन्होंने शुरू की है और ये हर उम्र के महिलाओं को, अब तो उन्होंने घोषणा कर दिया कल कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के, 18 वर्ष उम्र के महिलाओं को भी ये 1000 रुपए की राशि दे। मुझे लगता है कि ये भी योजना, इस योजना से हेमंत सोरेन अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करना चाह रहे हैं। जो उनकी शक्ति में कमी आई हो, उस कमी को इस योजना के माध्यम से वो दूर करना चाह रहे हैं और महिलाओं का एक समर्थन लेना चाह रहे हैं। और इस योजना को बहुत पूरे शक्ति के साथ वो झारखंड में लागू कर रहे हैं। आज कई महिलाओं के खाते में राशि चली गई, हालांकि कई बैंक अकाउंट के गलत होने के कारण, IFSC कोड गलत होने के कारण बहुत सारी महिलाओं के खाते में राशि नहीं जा पाई। सरकारी स्तर पर यह व्यवस्था हो रही है कि जहां जिसका खाता गलत हो, IFSC कोड गलत हो, उसको शुद्ध करके वो रकम पहुंचाई जाए। तो देश में जो एक प्रचलन चला है कि जनता को खुश करके चुनाव के पहले उनको तोहफा देके उनको अपने पक्ष में किया जाए, इसका प्रचलन अगर देश में शुरू हुआ था तो सबसे पहले तमिलनाडु से शुरू हुआ और वो प्रचलन अब धीरे धीरे देश में फैलता चला गया। इसके कारण क्या है कि इकोनॉमी जो है, सरकार की जो इकोनॉमी है, उस पर भी असर पड़ रहा है। आप परोपकार योजनाओं के लिए तो राशि खर्च कर रहे हैं, लोक लुभावने
के लिए राशि खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो विकास के लिए राशि बच पा रही है नहीं, उसके कारण विकास कार्य भी बाधित होता है। तो कई ऐसे मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे। हालांकि दोनों तरफ से सहमत का खेल चल रहा है, भाजपा भी नहीं, अपने स्तर वो से सारी सारी बातें तैयारी ठीक कर रही है। है। आपको प्रियदर्शी रंजन जी क्या लगता है कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जाहिर थान की भूमि को जब्त करने का जो प्रयास किया गया एक कब्रिस्तान के लिए, उसने आदिवासी समूहों में आक्रोश को भड़काया है और इन कदमों से सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर आदिवासी हमला मान रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ये आरोप तो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या आने वाले चुनाव में आप देख रहे हैं कि ये तुष्टीकरण, डेमोग्राफिक चेंज, आदिवासियों की घटती जनसंख्या, ये सारे बड़े मुद्दे रहने जा रहे हैं और इससे चुनाव प्रभावित होने जा रहा है? बिल्कुल चुनाव प्रभावित होगा। डेमोग्राफी नेशनल इशू है झारखंड के साथ साथ, और झारखंड में हाल के दिनों में ये बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया है। जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कुछ क्षेत्र विशेष को वो लोग टारगेट कर रहे हैं। आदिवासियों का धर्मांतरण का एक मुद्दा वहां चल रहा है बड़े लंबे अरसे से, और ये मुद्दा पहले आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था और अब जिस तरीके से घुसपैठिए आ रहे हैं, तो इसको एक बड़ा मुद्दा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरीके से हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं, अभी फिलहाल उन्हें भले ही लग रहा होगा कि वे सहानुभूति की लहर पर सवार हैं, हो सकता है कि वे सहानुभूति के भंवर में फंस जाए, लहर से भंवर में फंस जाए, तो ये भी हो सकता है। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। और जो बड़ी बात है झारखंड में, देखिए क्या है कि वहाँ खनिज संपदा है, भारतीय जनता पार्टी की नजर है। जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी चूंकि झारखंड को हमेशा से अपने पाले में रखना चाहती है, इन केन प्राकृन झारखंड, महाराष्ट्र, 2-3 ऐसे राज्य हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निगाहें होती हैं कि वहां सरकार किसी भी तरीके से बनाया जाए, और उसमें झारखंड एक है। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा भारत ये ईसाइयों को ये आदिवासियों को लेकर के, कि देखिए आदिवासियों की जो समस्या है उसमें एक बड़ी समस्या है बड़ी संख्याओं में आदिवासी बेटियों का गायब होना। एक आंकड़े हैं जिसमें देश भर में सबसे अधिक जहां से लड़कियां गायब होती हैं उसमें झारखंड अव्वल है। तो क्या ये सरकार, आप भले ही कांग्रेस के नेता भी कह रहे थे कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आ रहे हैं, बॉर्डर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो रोक दे, लेकिन इस समस्या से तो आप ही को दो चार होना पड़ेगा और इस समस्या को तो आप ही को दूर करना पड़ेगा। जिस तरह से झारखंड की लड़कियां गायब होती हैं, उसको उसकी जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है। उस पर आपने क्या कदम उठाया है अब तक? और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। मैया की योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन को मिलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार, क्योंकि अब आदिवासियों में भी जागरूकता आई है, पहले वाले आदिवासी नहीं रहे। द्रौपदी मुर्मू के महामहिम बनने के बाद वो जागरूकता और बढ़ी है। आदिवासी चाहते हैं कि उनका नेता शिक्षित हो, व्यवस्थित हो, और उनका समाज सुसंगठित ढंग से चले। जिस तरीके से जेएमएम पर एक नहीं, आरोप लगता रहा है वो कि सारी बातें सही है। तो क्या सोरेन वर्सेस सोरेन में हिमंता विश्व शर्मा जो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम 81 में से 60 सीटें जीत लेंगे, उसमें करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा होगा, शिबू सोरेन परिवार द्वारा चंपई सोरेन के साथ किया हुआ व्यवहार भी बड़ा मुद्दा होगा, आदिवासियों के साथ धोखा भी बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार तुष्टीकरण कर रही है, इसको बीजेपी भुनाने जा रही है। आप बताइए कौशिक जी, क्या आपको लग रहा है कि इन मुद्दों का काउंटर आप झारखंड में कर पाएंगे? देखिए, हमें इतना मालूम है कि बीजेपी की हर बात का जवाब हम देने में सक्षम है। मैं ये कहता हूँ कि भैया, आज आदिवासियों की बात करने वाली भाजपा अब तक आदिवासियों के लिए क्या कर पाई है? जब बीजेपी सत्ता में थी झारखंड के अंदर, अरे आदिवासी को तो प्रेसिडेंट बना दी। देखिए, आदिवासी को प्रेसिडेंट बनाना उनका राजनीतिक एजेंडा था। मेरा यही तो कहना है कि वो जो भी काम करते हैं वो राजनीतिक एजेंडे के तहत करते हैं। जमीनी लेवल पर तो उसका कोई अर्थ है नहीं ना। अगर झारखंड में बीजेपी सरकार बनाकर वहां आदिवासियों को लूटती है, अवैध खनन करती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को उनके हाथों पर डाका मारने के लिए छुट्टा छोड़ देती है, तो क्या जनता भूल जाएगी?
मुझे बताइए, नहीं भूलेगी। हम ये भी तो पूछेंगे कि भैया हेमंत सोरेन को जेल भेजा तो भाजपा के नेताओं ने जो लूट मचा रखे, कभी उसका हिसाब मांगा आपने मोदी जी? पहले आपने हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगाए उनके सबूत क्या है आपके पास? जो सीबीआई और ईडी ने जितने भी पहले झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं विरोधियों के खिलाफ, उनमें कितने लोगों को सजा हुई है? तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, इनका तो सीधा सा फंडा है कि या तो धनबल के दाम पर खरीद लो, डरा धमका कर खरीद लो, लालच देकर बुला लो अपनी पार्टी में। आज कांग्रेस से बीजेपी में लेकर आते हैं, अगले दिन राज्यसभा सांसद बना देते हैं। आज दूसरी पार्टी के बंदे को लालच देकर लाते हैं बीजेपी में, अगले दिन उसको जो है लोकसभा की टिकट दे देते हैं, या कहीं चेयरमैन बना देते हैं, या कहीं कुछ और कर देते हैं। तो ये तो बीजेपी की हालत है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में आज बीजेपी एक ऐसे जहाज पर सवार हो गई है जो डूब रहा है, और तेजी से डूब रहा है। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो सवाल यही है कि बीजेपी भी जोरदार तैयारी कर रही है, हेमंत सोरेन भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चंपई सोरेन कोल्हान में जबरदस्त टक्कर देंगे, तो वही चंपई सोरेन के विरोधी कह रहे हैं कि शिबू सोरेन से गद्दारी, हेमंत सोरेन से गद्दारी, उनका साथ छोड़ना, विश्वासघात करना चंपई सोरेन को बहुत महंगा पड़ेगा। पर सवाल ये उठता है विनय जी कि अर्जुन मुंडा भी तो जेएमएम से आए थे और वो मुख्यमंत्री बने बीजेपी में, चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, इसका फैसला तो भाजपा आलाकमान करेगी। सबसे पहले अगर आपको बहुमत मिलेगा तब मुख्यमंत्री का फैसला होगा। और इस बार का जो चुनाव है झारखंड में, मुझे लगता है कि सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ा जाएगा, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। क्योंकि कई ऐसे नेता हैं झारखंड में जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा है, रघुवर दास की भी वापसी की चर्चा है, अभी उड़ीसा के गवर्नर हैं, और पिछड़े समाज के एक बड़े नेता के रूप में रघुवर दास की पहचान रही है। आप झारखंड की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो यहाँ आदिवासियों के बाद जो वोट बैंक है उसमें कुर्मी मतदाताओं की संख्या है और फिर बनिया बिरादरी की संख्या है। तो ऐसे में उसके नेता रघुवर दास हैं, उनकी भी वापसी की चर्चा बहुत जोरदार है कि उनको चुनाव के पहले वापस किया जा सकता है, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और पिछली बार की किसी गलती को दोहराना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है। क्योंकि झारखंड की लड़ाई कठिन है और इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी जीतना चाह रही है, इसलिए कोई ऐसा काम अभी नहीं करेगी जिससे कि किसी समीकरण पर असर पड़े। हाँ, चुनाव के पहले सभी नेताओं की इच्छा होती कि हम मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन के भी जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो जरूर चाहेंगे चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन 5 महीना में अच्छा काम किए, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा उस दौरान, तो उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जरूर चाहेंगे। लेकिन कई लोग लाइन में हैं। मधु कोड़ा की पत्नी, मधु कोड़ा भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उनकी पत्नी इस बार एमएलए का चुनाव लड़ेगी, गीता कोड़ा। एमपी भी गीता कोड़ा रही हैं। अर्जुन मुंडा के चुनाव लड़ने की बात है, अर्जुन मुंडा की पत्नी जो है उनकी भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो कई लोगों को देखना है आगे आने वाले समय में भारतीय आलाकमान क्या। चलिए, पर एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है भाजपा आलाकमान पर ये सारा निर्भर करेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा निश्चित रूप से चंपई सोरेन रेस में रहेंगे। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरीके से असम में इफेक्टिव दिखे, चुनाव से पहले बीजेपी में आए और उसके बाद मुख्यमंत्री भी बने, उसी तरह का प्रयोग हेमंता ने झारखंड में भी किया है। तो सवाल फिर वही उठ रहा है कि क्या हेमंता अपने ही तर्ज पर चंपई को मुख्यमंत्री बना पाएंगे, या दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शिबू सोरेन परिवार से तथाकथित, क्योंकि उनके समर्थक कह रहे हैं कि चंपई ने विश्वासघात किया है, तो विश्वासघात करने वाले
जो कि हेमंत सोरेन के नज़दीकी लोग कह रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब होंगे, या जेएमएम अपनी नई योजनाओं से खोई हुई जमीन वापस पा लेगी और फिर से चुनाव जीत पाएगी। जिस तरीके से एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि झारखंड की लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और हर सीट पर सूक्ष्म नजर है, क्योंकि इस बार सत्ता हथियाने की जोर जो है दोनों पार्टी में नहीं, जबरदस्त एक बात दिखाई और है, पड़ रहा है। एक बात जी, और है पंकज जी, ये जो चुनाव होगा उस चुनाव में हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन भी स्टार कैंपेनर रहेंगी। बिल्कुल कल्पना बिल्कुल सोरेन कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही और कल्पना उनके लिए भी तुरुप का इक्का साबित हो सकती है जेएमएम गठबंधन की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, तो आप सभी लोगों का, विजय कौशिक जी, प्रियदर्शी रंजन जी, विनय कुमार जी और आलोक वत्स जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।